तो दोस्तों आज की ये वीडियो थोड़ी सी खास है क्योंकि आज की ये वीडियो एक स्पेशल रिक्वेस्ट पे बनाई जा रही है। आप ही में से एक व्यूअर है जिन्होंने ये स्पेशली इस टॉपिक के बारे में रिक्वेस्ट की है कि मैं गांधी जी की 11 सूत्री मांगे या फिर गांधी जी की 11 सूत्री योजना पर वीडियो बनाऊं। अब देखिए कायदे से तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। मैं एक एक करके आपको उसकी पृष्ठभूमि समझाऊंगा और उसके बाद 11 मांगों के बारे में भी बताऊंगा कि है क्या। तो देखो इसकी शुरुआत होती है आपके 1929 के लाहौर अधिवेशन के साथ। हुआ ये था कि जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अधिवेशन चल रहा था लाहौर के अंदर और वहाँ बहुत सारे लोग थे। अब वहाँ पे हुआ ये कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 3 चीज़ें करने का ऐलान किया था। पहला तो ये कि उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। दूसरा ये कि उन्होंने कहा था कि हम 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। और तीसरा ये कि उन्होंने कहा था कि अब इसके बाद हम सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे। अब अचानक से सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या ज़रूरत पड़ गई? आपको याद होगा कि इससे पहले जो सबसे बड़ा आंदोलन था वो आपका चला था असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 में शुरू हुआ था। अब असहयोग का मतलब ये था कि हम अंग्रेज़ों का सहयोग नहीं करेंगे, हम अंग्रेज़ों की चीज़ें नहीं खरीदेंगे। लेकिन हुआ क्या, चोरी चोरा का कांड हो गया। इस चक्कर में आंदोलन आगे बढ़ नहीं पाया। तो वहाँ पे गांधी जी ने कहा था कि जब असहयोग से बात नहीं बनेगी तब हम अवज्ञा करेंगे। लेकिन कैसी अवज्ञा? सविनय अवज्ञा। मतलब हम हिंसा नहीं करेंगे लेकिन अंग्रेजों की अवज्ञा करेंगे। मतलब हम वो सारे काम करेंगे जो अंग्रेजों ने करने के लिए मना किए हैं, जिनके खिलाफ अंग्रेजों ने कानून बनाए हैं। और इसका जो नेतृत्व है वो किसके हाथ में आया था? गांधी जी के हाथ में आया था। मतलब सभी लोगों ने ये कहा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा और उसको लीड कौन करेगा? महात्मा गांधी करेंगे। तो महात्मा गांधी ने कहा कि मैं ये आंदोलन कभी भी शुरू कर सकता हूँ 1930 के बाद। लेकिन उन्होंने ये कहा कि इससे पहले कि हम आंदोलन शुरू करें हमें एक बार अपनी मांगें ब्रिटिश सरकार के सामने रखनी चाहिए। क्या पता हमें आंदोलन करने की जरूरत ही ना पड़े। ऐसी सोच गांधी जी की थी और उन्होंने अपनी मांगें जो हैं अपनी यूथ इंडिया नाम की पत्रिका में छापी, जिसमें उन्होंने डायरेक्ट संबोधन किसको किया? इरविन को किया, लॉर्ड इरविन को। लॉर्ड इरविन कौन थे? उस समय के वायसराय थे भारत के। ठीक है, तो वो अपनी पत्रिका से सीधे सीधे ये कह रहे थे इरविन को कि ये वाली हमारी मांगे हैं, इन्हें आप पूरा कर दीजिए, नहीं तो हम आंदोलन पे जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ट्रिक ये थी कि गांधी जी भी बैरिस्टर थे। उन्होंने जिस तरीके की मांगे रखी थी ना, उन मांगों को पूरा करने का मतलब होता है एक तरीके से भारत को आज़ाद कर देना। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि वो मांगे थी क्या। सबसे पहली मांग तो ये थी कि जितना भी नशा हमारे देश में बिक रहा है, जो आप बेच रहे हो या फिर कोई भी बेच रहा है, उस पर प्रतिबंध लगाओ, जिससे कि हमारे देश में अपराध कम हो सके। ऑब्वियस सी बात है, जो नशा करता है वही अपराध भी करता है, नशे से ही अपराध आता है। इसलिए नशे को कम किया जाए, उस पर प्रतिबंध लगाया जाए। दूसरी चीज़ ये है कि किसानों की जो फसलें हैं वो ज़रूरी नहीं है कि हर साल ठीक ही हो, वो गरीबी में भी आपको कर दे रहे हैं। तो ऐसे में किसानों के जो टैक्स है उनको 50% तक माफ़ किया जाए। अब अगर आप किसी सरकार को बोलोगे कि आपका पैसा जो आपको मिल रहा है कर से, उसको घटाने की बात अगर आप करोगे तो सरकार मानने वाली तो है नहीं। तो ऐसे में गांधी जी ने इसका सॉल्यूशन भी दिया। उन्होंने ये कहा कि आप अपने खर्चे घटा दो, यानी कि सेना का जो खर्च है उसको 50% तक घटा दो, और जो तनख्वाह आप अपने सिविल सर्वेंट्स को दे रहे हो उनकी तनख्वाह भी 50% तक घटा दो, जिससे कि जो आम भारतीय है उसकी प्रति व्यक्ति आय बढ़ सके। मतलब आप समझ रहे हो कि ये जो 3 मांगे हैं ये तो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। किसान का जो कर है 50% माफ कर दो, बदले में जो सेना का खर्चा हो रहा है 50% का वो घटा दो, और जो सिविल सेवक आपने रख रखे हैं उनकी सैलरी 50% तक घटा दो। अब इससे एक चीज़ और पता चलती है, गांधी जी सेना का खर्च कम करना चाहते थे। इसका मतलब ये है कि जो गांधी जी थे वो थोड़े साम्यवादी किस्म के आदमी थे। वो ये मानते थे कि जहां जिस देश में अहिंसा होती हो वहां पे इतनी बड़ी आर्मी की जरूरत नहीं है। हालांकि इस मांग पर लोगों के अपने व्यक्तिगत विचार भी हो सकते हैं। तो ये तो 4 मांगे हो जाती हैं। 5वीं मांग ये थी कि उन्होंने ये कहा कि आयातित वस्तुओं पर संरक्षण कर लगाइए। संरक्षण कर का क्या मतलब है? देखो, जो चीज़ें अंग्रेज वहां से अपने देश की मिलों से मंगवाते थे वो उनको यहाँ पे बेचते थे, लेकिन बगैर किसी टैक्स के बेचते थे। मतलब अगर वहाँ से कोई चीज़ आ रही है तो उस पर वो टैक्स नहीं लगाते थे, लेकिन अगर भारत में भारतीय कोई चीज़ बनाते हैं उस पर वो टैक्स लगाते थे। तो ऑब्वियस सी बात है, कौन सी चीज़ महंगी होगी? भारत की चीज़ ही महंगी होगी, उस पर टैक्स लगा हुआ है। तो भारत की चीज़ें बिकती नहीं थी और इनकी चीज़ें बिकती थी, तो उनका कोई संरक्षण नहीं था भारतीयों का। तो ऐसे में भारतीयों की चीज़ों का संरक्षण करने के लिए उन्होंने ये कहा कि जितनी भी चीज़ें आप आयात कर रहे हो, बाहर से मंगा रहे हो, उस पर भी कर लगाओ, और उसी कर को उन्होंने एक संरक्षण कर कहा। ठीक है, तो ये हो जाती है 5वीं मांग। इसके बाद उन्होंने कहा कि नमक कर को हटाया जाए। अब देखो, नमक कर को हटाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हर एक आम आदमी की ज़रूरत नमक होता है। गरीब से गरीब आदमी की रोटी के अंदर नमक बहुत यूज़ होता है, तो ऐसे में उस पर कर लगाना ठीक नहीं है। तो उन्होंने नमक कर हटाने की मांग भी की थी। इसी मांग के तहत आगे चल के दांडी यात्रा भी हुई थी, नमक कानून तोड़ा गया था, आपको पता होगा। ठीक है,
तो ये 6 मांगे हो जाती हैं। 7वीं मांग उन्होंने ये मांगी, जो भारतीय समुद्री तट हैं जिस पर आपके जहाज खड़े होते हैं, वहाँ पे आप ये करो कि वो जो तट हैं वो सिर्फ भारतीय जहाज़ों के लिए होने चाहिए। मतलब कुल मिला के भारतीयों का कब्जा होना चाहिए भारतीय सागर के ऊपर। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपने ही जहाज चलाते रहो और हम कोई बिजनेस करना चाहें तो भी ना कर पाएं। तो उन्होंने क्या कहा कि हमारे जो तट हैं वो सिर्फ भारतीय जहाज़ों के लिए होने चाहिए। अगली जो मांग थी वो आत्मरक्षा के लिए थी। उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से ब्रिटिश लोगों को ये अधिकार है कि वो अपनी आत्मरक्षा के लिए हथियार रख सकते हैं, स्पेशली बंदूक रख सकते हैं, वैसा ही अधिकार भारतीयों के पास भी होना चाहिए। भारतीयों को भी अधिकार है कि वो अपनी आत्मरक्षा कर सकें। तो इसके लिए आप उनके लिए लाइसेंस वाली बंदूक का इंतजाम कीजिए, मतलब उनको हथियार रखने का अधिकार दीजिए। अदरवाइज़ वो चोरी छुपे लेके आते हैं तो आप उन्हें पकड़ लेते हो और फिर जेल में डाल देते हो, तो ये बात तो ठीक नहीं है। तो ये वाली मांग हो जाती है 8वीं मांग। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि गुप्तचर विभाग जो आपका है उस पर सार्वजनिक नियंत्रण होना चाहिए। और आखिर की 2 मांगों में एक मांग तो ये है कि जो रुपए का विनिमय अनुपात है उसको कम किया जाना चाहिए और राजनीतिक बंदियों को रिहा करना चाहिए। कैसे बंदियों को? जिनके ऊपर कोई हिंसा का आरोप ना हो। अब इसको ध्यान से सुनना। उन्होंने ये कहा कि ऐसे कैदियों को छोड़ दो, ऐसे भारतीय कैदियों को छोड़ दो जिन पर हिंसा का कोई इल्जाम ना लगा हो, जिससे उन्हें अपना जीवन दोबारा शुरू करने का मौका मिल सके। अब देखो यहाँ पे इन मांगों से लेके एक इंपॉर्टेंट बात ये उठती है कि ये जो मांग थी ये 1930 में रखी गई थी और ये चीज़ जो है फिर बाद में इरविन समझौते के अंदर भी रखी गई थी। जो इरविन गांधी समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को, वहाँ पर भी गांधी जी ने ये मांगे रखी थी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे देश के अंदर जिन्होंने ये कहा कि आपको इन मांगों के साथ एक मांग और रखनी चाहिए थी कि आप भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को छुड़वाओ। आपको पता है कि उस समय भगत सिंह जो थे वो जेल के अंदर थे, लेकिन अभी अभी आपने आखिरी वाली मांग पढ़ी थी कि ऐसे राजनीतिक कैदियों को वो छुड़वाना चाहते थे जिन पर हिंसा का आरोप ना लगा हो। और आपको अच्छी तरह पता है कि भगत सिंह के ऊपर आरोप था कि उन्होंने पार्लियामेंट में बम फोड़ा था। हालांकि उसमें कुछ हिंसा नहीं हुई थी, लेकिन ये था तो हिंसक हमला एक तरीके से। तो ऐसे में गांधी जी उन्हें छुड़वा नहीं सकते थे। हालांकि कई लोगों का मानना ये है कि अगर वो ये मांग रख देते तो इरविन मजबूर हो जाते, लेकिन वहाँ पे इरविन की भी मजबूरी थी कि अगर ये पार्लियामेंट में बम फोड़ सकते हैं और भी हमले कर सकते हैं तो ऐसे में कल को मेरी जान भी ले सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में शायद इरविन ये बात नहीं मानते, तो ये बात काफ़ी पेचीदा हो गई थी। तो दोस्तों ये हो जाती हैं गांधी जी की 11 मांगे। आई होप आपको समझ में आई होंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे सवाल ज़रूर बनते हैं। अगर इसके अंदर आपको किसी तरीके का कन्फ्यूज़न आता है, कोई क्वेरी आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।